So yo, what's up guys? In this video, we are gonna learn cost accounting, यूनिट 1, कंप्लीट थ्योरी। अच्छा, बिकॉज ये थ्योरी है ना, तो इसमें मैं कुछ समझाऊंगा नहीं। बेसिकली मैंने नोट्स ही ऐसे बना दिए हैं कि आप उससे बहुत इजीली खुद से पढ़ के समझ सकते हो। बट स्टिल कुछ पॉइंट्स थे जो इन नोट्स के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इस वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे बेसिकली हम। मोस्ट प्रोबेबली द वीडियो विल नॉट लॉन्गर देन 8 मिनट्स और 9 मिनट्स, इतनी वीडियो होगी। एंड ये नोट्स बहुत अच्छे बनाए बेसिकली मैंने। ये जो नोट्स है ना, ये कंप्लीट नोट्स हैं। मीन्स इसमें यूनिट 1 का सब कुछ है इसके अंदर, है ना। जो इम्पोर्टेंट है वो भी है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी है। तो फिर मैंने क्या किया है ना, मैंने मार्क कर दिया है जितना भी हरे से हाईलाइट हो रखा है। जो भी चीज़ें हरे से हाईलाइट हो रखी हैं मीन्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड जितना भी पीले से हुआ हाईलाइट, जितना भी पीले से हाईलाइट हो रखा है उसको हल्का फुल्का मेमोराइज कर लेना, बट पढ़ के जाना, ठीक है। मे भी आ सकता है। एंड जितना भी हाईलाइट नहीं हो रखा है मीन्स अगर तुम उसको स्किप भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आई रिकमेंड एक बार रीड कर लेना। अदरवाइज स्किप भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना भी हरे से हाईलाइट हो रखा है वो तो मस्ट है, ठीक है, मस्ट है बेसिकली वो तो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो पहला कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कोहलर, KOHLER, कोहलर, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विद क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, समराइजिंग, रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट्स, ठीक है। तो मैंने ना अच्छी खासी सोचा, ठीक है, अच्छा खासा सोचा इसके ऊपर मैंने, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बहुत सारी है। बट मैंने उनमें से एक सबसे सिंपल एंड ईजी वाली ढूंढ के यहाँ लिख दी है, विच इज़ अकॉर्डिंग टू कोहलर। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, किसने दिया है बेसिकली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोहलर लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अच्छा ये येलो से हाईलाइट कर देना, हल्का फुल्का पढ़ लेना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेना हल्का फुल्का, मैं गलती से हाईलाइट करना भूल गया इसको, बट पढ़ लेना तुम। एंड देन लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में, ये पूछ लेते हैं कि अच्छा हमारे पास तो था पहले से ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, था हमारे पास, सो ऐसी क्या नीड पड़ गई कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को लाना पड़ा। बेसिकली व्हाट इज़ द नीड फॉर ब्रिंगिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग इफ़ यू ऑलरेडी हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। सो उसमें ना यही बताना होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, इसी वजह से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को लाना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है। ये बताना होता है उसके अंदर बेसिकली। सो सिंपली यू कैन राइट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सफर्स फ्रॉम सेवरल limitations which led to the development of cost accounting. These are the limitations which you can read. So overall performance only, historical in nature, no performance appraisal, no material control. अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट तुमने 11th पास किया, तुमने 12th पास किया, तुमने COT पास किया, तुम कॉलेज में आ गए, है ना। कुछ बच्चों ने ओपन से भी किया होगा, बट तुमने स्टिल 11th 12th तो तुमने पास कर ली ना। तो इतना मान के चल रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये पता है कि हेड पॉइंट क्या है, एंड हल्का हल्का तुम्हें उसके बारे में पता है, जैसे लिखा है ना, नो मटेरियल कंट्रोल मीन्स नो प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल्स, तो तुम इजीली 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करके आ जाओगे एग्जाम में। तो उतना तुम खुद से कर लेना, ठीक है। इतना भी नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो नोट्स बहुत अच्छे मैंने बनाए बेसिकली। एंड हाँ, मुझे थोड़ा सा AI की हेल्प लेनी पड़ गई, तो उस चक्कर में वाटर वेस्ट हो गया बहुत सारा। तो इफ़ पॉसिबल तो अपनी तरफ से आप थोड़ा सा कुछ वाटर सेव कर लेना, है ना। कुछ भी करके थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ वाटर सेव कर लेना, ताकि ये जो मैंने वाटर वेस्ट किया है आपके लिए ये कंपनसेट हो जाए, बिकॉज नोट्स मैं फ्री में दे रहा हूँ, कुछ मांग तो रहा नहीं हूँ आपसे, ठीक है। तो जितना वाटर वेस्ट होगा कंपनसेट हो जाए। सो नो मटेरियल कंट्रोल, नो लेबर कॉस्ट कंट्रोल, नो प्रॉपर कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कोई प्रॉपर नहीं था, है ना। नो एनालिसिस ऑफ लॉसेस, इनएडिक्वेट फॉर प्राइस फिक्सेशन। अब देखो यहाँ पे 8 9 10 पॉइंट अराउंड है ना। तो सारे पॉइंट्स पढ़ना, बिकॉज एग्जाम में तो आई नो कि 7 8 लिखने पड़ते हैं या फिर 5 लिखने पड़ते हैं, पूरे लिखने नहीं पड़ते कभी एग्जाम में। बट अगर तुम 1 2 पॉइंट भूल भी जाओ अगर, तो एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो याद रहे। तुम पढ़ना सारे ही। नो कॉस्ट कंपेरिजन, नॉट यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, नो सपोर्ट फॉर डिसीजंस लाइक मेक और बाय, प्रोडक्ट मिक्स, रिप्लेसमेंट डिसीजंस एक्सेट्रा। तो ये लिमिटेशंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड नो स्कोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप में अराउंड 6 चीज़ें आती हैं, विच इज़ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिपोर्ट्स, कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। ये 6 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कॉस्टिंग क्या होती है? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट को कॉस्टिंग कहते हैं बेसिकली, इन सिंपल वर्ड्स। बेसिकली तुम्हें तो पूरा पढ़ना है, तुम्हें तो ये पूरा पढ़ना है, बट मैं ऊपर ऊपर से हल्का हल्का बता दे रहा हूँ,
पर तुम्हें खुद से पूरा पढ़ना है, ठीक है, ये बिकॉज इट्स थ्योरी। आई बिलीव तुम इतना तो कर ही लोगे, जब मैंने तुम्हें इतने नोट्स बना के दे ही दिए हैं, तो आई बिलीव तुम खुद से तो पढ़ ही लोगे एटलीस्ट, ठीक है। एंड नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है, ये पढ़ना तुम। कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन द बुक्स आर एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज सच एज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सेट्रा। Cost control. Cost accounting includes comparison of actual cost incurred with the predetermined standards. Cost reports. Cost accounting includes the presentation of periodical cost reports, etc. Cost audit. Cost audit is the verification of cost accounts, etc. ठीक है, तुम पूरा पढ़ लेना अच्छे से। एंड ना ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ascertainment of cost, profit, cost control and cost reduction, guide to business policies and decision making के लिए बेसिकली। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ये पढ़ लेना, ठीक है। एंड नाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आता है ना, ऑल द सारे इंपॉर्टेंट है हरे वाले, ठीक है, तो यही पढ़ लेना तुम। ये हिस्टोरिकल बेसिकली ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल होता है एंड ये कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों होता है, हिस्टोरिकल भी एंड फोरकास्ट भी करता है, दोनों ही होता है बेसिकली नेचर में ये। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंपलसरी होता है, ये वॉलंटरी होता है। एनालाइजेस ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, सो डिटेल प्रॉफिट एंड कॉस्ट। periodicity prepared annually, continuous control, expect new focus on control, strong cost control system। historical, only historical, both, ये दोनों होता है, historical भी एंड फ्यूचर बेस्ड भी होता है। फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन फिक्स्ड फॉर्मेट, फ्लेक्सिबल फॉर्मेट होता है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स ओनली एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस बोथ आर, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक लाइन है बेसिकली ओनली एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, इसमें बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, है ना। ऊपर ना मैंने गलती से मिस कर दिया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन को, तो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, तो ये भी पढ़ लेना। बेसिकली इट्स द ग्रीन हाईलाइट, समझ गए, ऑल मैं हाईलाइट कर दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। एंड नाउ ये पढ़ लेना, ठीक है, येलो है, पढ़ लेना तुम इसको खुद से एक बार, इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लेना। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ सकता है, येलो हाईलाइट है। बिनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस वर्सेस लॉस, तीनों में फ़र्क क्या होता है एक्चुअल में, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। कॉस्ट टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपायर्ड कॉस्ट यूज्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू, एक्सपायर्ड कॉस्ट विथ नो बेनिफिट रिसीव्ड, ठीक है। कॉस्ट सेंटर, है ना। अब ना इसमें बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज कि व्हाट इज कॉस्ट सेंटर। तो यार सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ के लिए जब हम पैसा खर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉस्ट सेंटर बन जाता है। लाइक डेफिनेशन अगर तुम पढ़ो, आ लोकेशन, पर्सन, आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दीज विच कॉस्ट मे बी एसरटेन्ड फॉर एंड यूज्ड फॉर कंट्रोल। किसी में जब भी कॉस्ट खर्च होती है एंड एसरटेन करते हैं हम, तो उसी को कॉस्ट सेंटर कहते हैं। अगर मान लो कोई लोकेशन है ना, कोई पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे बिजनेस से पैसे खर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड वो कॉस्ट को वहाँ पे कर रही है एसरटेन, पता कर रही है कितना खर्च हुआ ताकि कंट्रोल कर सके, तो वो बन जाए कॉस्ट सेंटर, तो उसको लोकेशन कहेंगे, लोकेशन कॉस्ट सेंटर। अगर किसी इंसान पे खर्च किया, उसकी पब्लिसिटी में, उसको अच्छा दिखाने में, एक्सेट्रा में, उसकी मार्केटिंग वगैरह में, तो उस पर पैसा खर्च हुआ, तो उस पर पैसा खर्च कितना वो पता करने में, जब पता करेंगे तो उसको कहेंगे पर्सनल कॉस्ट सेंटर। बेसिकली किसी पर्सन पे कॉस्ट से भी खर्च होती है, तो और किसी आइटम पे हुआ तो वो आइटम बन जाएगा कॉस्ट सेंटर हमारा। तो इन सिंपल वर्ड्स, है ना, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट रेफर्स टू एनी पार्ट ऑफ बिजनेस वे कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड कंट्रोल, जहाँ पे कॉस्ट खर्च होती है एंड कंट्रोल करना पड़ता है ना। यहाँ पे इसके टाइप्स होते हैं, पर्सनल, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, इम्पर्सनल, लोकेशन एक्सेट्रा। ऑन फंक्शनल बेसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वेयर एक्चुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस। सर्विस, प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्रोडक्शन, एग्जाम्पल पावर हाउस, स्टोर्स, कैंटीन एक्सेट्रा। अगर तुम्हें स्टिल समझ में ना आए, है ना, स्टिल तुम्हें समझ में ना आए कि व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, तो यू कैन कमेंट और यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एज वेल, बिकॉज ना हमें खुद से फाइंड करना चाहिए, सब कुछ हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए कि सब कुछ हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक ही वीडियो में। खुद से भी हम कुछ फाइंड करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बेसिकली हमें समझ में भी आता है एंड हम काइंड ऑफ एक्चुअल में ग्रो करते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट डिपेंडिंग ऑन द वीडियो, ठीक है। तो खुद से पता करने की ट्राई करना, बिकॉज इट्स अ वेरी कन्फ्यूजिंग थिंग, मुझे पता है, तुम्हें इजीली समझ तो नहीं आएगा। की पॉइंट्स, ईच कॉस्ट सेंटर इज चार्ज्ड विद ऑल रिलेटेड कॉस्ट, हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, है ना, बिकॉज ये हम करते ही कॉस्ट कंट्रोल के लिए है, कॉस्ट को एसिडेंट करते हैं ताकि पता कर पाए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा
कहीं बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हमारे, है ना, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं लॉसेस तो नहीं हो रहे, तो उसी के लिए हम करते हैं कॉस्ट को एसर्टेन, कॉस्ट सेंटर से कॉस्ट को हम करते हैं एसर्टेन, है ना, ताकि हम कंट्रोल कर सके, इसलिए करते हैं। तो कॉस्ट कॉस्ट सेंटर के बाद नेक्स्ट स्टेप होता ही हमारा कॉस्ट कंट्रोल है ना। पर्सन इन चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ डेट सेंटर, ठीक है। कॉस्ट यूनिट इंपॉर्टेंट है, बेसिकली यूनिट्स यार, है ना, कि कौन से यूनिट में कॉस्ट खर्च हो रही है। लाइक शुगर इंडस्ट्री में जो यूनिट होगी हमारी वो कॉस्ट पर टन होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉस्ट पर मीटर होगी, है ना। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स अ कॉस्ट यूनिट्स हेल्प इन मेजरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस बाय डिवाइडिंग कॉस्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। इन सिंपल वर्ड्स ना, कि कौन सी यूनिट्स में कॉस्ट खर्च हो रही है, तो शुगर में होगा तो पर टन में होगी, है ना, और भी होती है जैसे टन, मीटर, यूनिट एक्सेट्रा। तो अगर मैं बात करूँ हमारे सिलेबस में तो बस ट्रांसपोर्टेशन ही है कि रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ही यूनिट्स आएगी हमारे सिलेबस में, बट इन जनरल तुम पढ़ लो, मे भी आ जाए। टाइप्स ऑफ कॉस्ट यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, बेस्ड ऑन आउटपुट क्वांटिटी एक्सेट्रा। की पॉइंट्स selected based on convenience etc. helps in cost calculation and comparison. Cost object if you want you can read, basically if you want नहीं पढ़ लेना, because येलो हाईलाइट है, पढ़ लेना, ठीक है। is anything for which cost is measured separately, ठीक है, पढ़ लेना, मे भी आ सकता है। कॉस्टिंग ये तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर ऑलरेडी, स्कोप में पढ़ चुके हैं। मेथड्स येलो हाईलाइट पढ़ सकते हो चाहो तो, है ना, मतलब पढ़ लेना, ठीक है। एंड नाउ टेक्निक्स, देखो कोई हाईलाइट नहीं कर रखा ना मैंने इसको, तो यू कैन स्किप दिस एज वेल, चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। एसर्टेनमेंट एस्टिमेशन, कॉस्ट एसर्टेनमेंट एंड एस्टिमेशन। अब देखो इन सिंपल वर्ड्स बताऊं तो कॉस्ट एसर्टेनमेंट मतलब होता है कि कॉस्ट खर्च हो चुकी है, अब मैं पता कर रहा हूँ कितनी खर्च हो गई एक्चुअल में हमसे, है ना, बस बट खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। एंड एस्टिमेशन में सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स कितना खर्चा हो सकता है, बेसिकली पास्ट की एंड फ्यूचर की बात होती है, दोनों में अलग अलग। एसर्टेनमेंट में पास्ट की बात होती है एंड एस्टिमेशन में फ्यूचर की बात होती है। तो रेफर्स टू द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, यूजेस मेथड्स लाइक जॉब प्रोसेस एक्सेट्रा। limitations not useful for price quotation, weak for cost control, not effective for performance measurement, ठीक है। cost estimation refers to predetermining future costs based on past data and future adjustments, हाँ दोनों बेस्ड होता है, पास्ट पे भी एंड फ्यूचर पे भी। यूजेस, ये सब यूजेस है, बजट प्रिपरेशन एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, है ना। देखो पास्ट फ्यूचर, की पॉइंट में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इफ यू, अच्छा क्लासिफिकेशन में ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये तुम पढ़ लेना, ठीक है। ये ना ये लो हाईलाइट है, तुम पढ़ लेना इसको एक बार अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये भी, मैं करना भूल गया हाईलाइट, बट इंपॉर्टेंट है, पर मैं कर दूँगा, मैं कर दूंगा, जब मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन तो मैं करके दूंगा हाईलाइट, टेंशन मत लो। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कमिटेड एक्सेट्रा, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। अच्छा देखो इस तरह ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम टेंशन मत लो, जितना मैं तुमको दूंगा हाईलाइट करके, येलो वाला ग्रीन वाला, तो वो पढ़ लेना तुम अच्छे से, ठीक है। बाकी जो हाईलाइट नहीं हो तो वो मत पढ़ना, चाहो तो, बट आई रिकमेंड तुम पढ़ लेना, आई रिकमेंड, बट इफ़ यू स्किप भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब फालतू है। ऑल दो क्योंकि मुझे कंप्लीट करना था, आई वॉन्ट टू से कंप्लीट है नोट सारे सारे, इसलिए मैंने सब इसमें इंक्लूड कर लिया। एंड नो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, तब से मैं एक हो रहा था कहाँ चला गया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तीन होते हैं बेसिकली, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये पढ़ लेना, अब ध्यान से सुनो पहले भी मेरी बात। जितनी भी चीज़ें प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली मीन्स डायरेक्टली, है ना, तो वो हो गया डायरेक्ट, एंड रेस्ट आर इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल दूँ अगर, तो कोई मटेरियल है जैसे कि जिसकी हेल्प से ही बन रहा है वो जो भी हम बना रहे हैं, तो होगा डायरेक्ट मटेरियल। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल मीन्स लाइक एक तो उसका रॉ मटेरियल हो गया जिसकी जो में इन्वॉल्व है, लगा हुआ है। एंड कुछ मटेरियल लाइक देखो मशीन है, मशीन से कुछ बन रहा है अगर, तो मशीन को तेल में डालना पड़ेगा मशीन में, है ना। तो वो सब हो गया हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, कि डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, बट उसके बिना वो बन भी नहीं सकता। जैसे मशीन है, मशीन कुछ बना रही है ना, तो जो बना रही है वो बन रहा है क्लोथ वगैरह से, है ना, तो क्लोथ होगा डायरेक्ट मटेरियल। बट मशीन को चलने के लिए तेल वगैरह डालना पड़ता है ना, उसमें तेल वगैरह डालना पड़ता है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया हमारा। एनो लेबर, अगर कोई लेबर हैंड्स ऑन इन्वॉल्व है, मतलब बेचारा बना ही रहा है अपने हाथों का यूज़ करके, प्रॉपर डायरेक्टली इन्वॉल्व है कुछ बनाने में, तो डायरेक्ट लेबर हो गया। जैसे कि वर्कर, टेलर वगैरह,
एंड इनडायरेक्ट लेबर लाइक फैक्ट्री में कोई गार्ड खड़ा है, कोई सुपरवाइजर है, तो वो सारा इनडायरेक्ट लेबर हो गया, ठीक है। एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, इसलिए तुम पढ़ सकते हो। लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉस्ट डायरेक्टली टाइड to product producing goods, delivering services, etc. Examples include raw materials, labor costs, manufacturing supplies. These expenses are essential for calculating unit costs and gross profit. तो एक्सपेंसेस जो हम रॉ मटेरियल वगैरह बाय करने में खरीदते हैं, लाइक एक्सपेंड करते हैं, लेबर की पेमेंट में एक्सपेंड करते हैं, तो वहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। एंड रेस्ट आर इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट नहीं है बेसिकली वो इनडायरेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है, जैसे कि रेंट, इंश्योरेंस वगैरह, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। तुम ये डेफिनेशन आपने लिख दिया अच्छे से, तुम पढ़ लेना। यहाँ देखो लिखा हुआ ना, फोटो अटैच करी हुई है, पढ़ लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, की फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है ना। और ये फॉर्मूलाज है, प्रैक्टिकल का पार्ट हो गया, बट ठीक है पढ़ लेना। एंड आई गेस सब हो गया है, नहीं एक बचा हुआ है, विच इज़ एडवांटेज। हाँ, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ लेना। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, फिक्सिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सेट्रा, कॉस्ट रिडक्शन, रिवील्स आइडल कैपेसिटी, चेक्स फाइनेंशियल अकाउंट्स, प्रिवेंट्स फ्रॉड। अच्छा, एडवांटेजेस ना क्लासीफाई करे हुए हैं। पहला मैनेजमेंट को क्या एडवांटेज होगा, दूसरा वर्कर को क्या एडवांटेज होगा, एंड तीसरा सोसाइटी को क्या एडवांटेज होगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। हाँ देखो, अगर तुम डायरेक्ट लिख दो बिना क्लासीफाई किए भी, कि देखो बिना क्लासीफाई किए मीन्स कि बिना बताए कि ये एडवांटेज किसके लिए, सोसाइटी के लिए है, वर्कर के लिए है, मैनेजमेंट के लिए, तो भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे खासे। बट अगर तुम क्लासीफाई कर दो तो इससे एक बहुत अच्छा पड़ता है इंप्रेशन, जो चेक कर रहा होता है बंदा उसके ऊपर। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लासीफाई करा है, तुम्हें भी क्लासीफाई करके लिखना है, ठीक है। तुम्हें भी क्लासीफाई करके ही लिखना है कि सोसाइटी को एडवांटेज है, वर्कर को एडवांटेज है, मैनेजमेंट को एडवांटेज है, ठीक है। तो तीनों क्लासीफाई करके ही लिखना। एंड नाउ, अच्छा एडवांटेज गवर्नमेंट भी है, क्विक समरी देख लो। एंड नाउ लिमिटेशंस एंड ऑब्जेक्शंस, लाइक लिमिटेशंस स्लैश ऑब्जेक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो, सुनना ध्यान से, ठीक है। अगर तुमसे एग्जाम में कहा जाए कि लिमिटेशंस लिखो, ठीक है, राइट द लिमिटेशंस, ठीक है, राइट द लिमिटेशंस, तो तुम ये मत लिखना, बिकॉज ये लिमिटेशंस हैं, बट ना इसमें तारीफ भी करी हुई है। देखो, अगर मैं कहता हूँ एक्सपेंसिव है, जहाँ में तारीफ कर रखी है, रियलिटी में तो इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ में तारीफ भी कर रखी है। बट इफ दे आर आस्किंग ओनली अबाउट द लिमिटेशंस, तो मैं बुराई करनी है सिंपल, ठीक है। तो बुराई में तुम ये कर सकते हो, सी, है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सपेंसिव बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डिपेंडेंसी, इग्नोर्स क्वालिटेटिव, है ना, नॉट सुटेबल फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, रिकंसिलेशन रिक्वायरमेंट, हिस्टोरिकल नेचर। तो ये तुम लिख के आ सकते हो, ठीक है, अगर तुमसे पूछा लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। बट इफ दे आर आस्किंग अबाउट ऑब्जेक्शंस, यहाँ टोटल 4 है, 1 2 3 4, तुम ये लिख के आना। बेसिकली ऑब्जेक्शंस मीन्स पहले तुमने बुराई करी, फिर तुमने सपोर्ट कर दिया, इट सिंपली मीन्स ऑब्जेक्शंस, ठीक है। टोटल 4 है। एंड आई गेस अब देखो कुछ में मार्क नहीं ना, तो अभी खत्म हो गए यहाँ पर। सो आई होप तुम खुद से इसको रीड कर लोगे एक बार। एंड ग्रीन वाले स्किप मत करना गलती से भी, ठीक है। एंड जितना भी चीज़ें मिस कर दी इस वीडियो में, लाइक पीडीएफ में, तो मैं एडिट कर दूँगा, टेंशन मत लो। मीन्स जो भी तुम्हें पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वो कंप्लीट होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड वाटर सेव करना मत भूलना यार, ठीक है। वाटर बहुत वेस्ट हुआ तुम्हारे चक्कर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।